नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रेलवे, एसएससी, बैंक पीओ और तमाम तरह के सरकारी परीक्षाओं के बारे में, और उसमें क्या क्या समस्याएं हैं और क्यों लगातार सोशल मीडिया पर भी, और अगर शायद अभी कोविड नहीं होता और कोविड के पहले भी हमने देखा है कि कई बार जो भी जैसे दिल्ली के प्रोमिनेंट इलाके हैं, मुखर्जी नगर हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, या और भी देश के हिस्सों में कैसे ये जो परीक्षार्थी हैं या सरकारी नौकरियों के प्रत्याशी हैं वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग समयों में कैसे अपना प्रतिरोध या विरोध जताते रहें। और अलग अलग समय और अलग अलग मुद्दे जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो इनकी मांगे जो हैं बहुत ही तार्किक, सेंसिबल और सामान्य बुद्धि विवेक वाले आदमी को ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हर साल अगर नौकरियों की रिक्वायरमेंट्स होती है, सरकार में जगहें खाली होती हैं, हर साल वो एडवर्टाइज होती है कि हमारे यहाँ इतनी नौकरियाँ होनी, उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस एक साल में ख़त्म हो जाना चाहिए, जो कि लगभग सारे ही परीक्षाओं के लिए पर्याप्त समय होता है एक साल में ख़त्म कर देने का। एक टीयर वाला एग्ज़ाम हो, 2 का हो, 3 का हो, इंटरव्यू, मेडिकल, ये करते करते कॉल लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जो है साल भर के अंदर नहीं तो 15 महीने के अंदर जो है वो अमूमन मिल ही जाता है। उसके बाद कई जगहों पे फॉर्म के पैसे की बातें होती हैं कि जो गरीब तबकों के छात्र छात्रा हैं, प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, परीक्षार्थी हैं, जो सरकारी परीक्षाएं देते हैं और उनके पास शायद इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं करते, वो रेलवे का भी भरेंगे, शायद बैंक पीओ में भी बैठ रहे होंगे, एसएससी के भी जो अलग अलग ग्रेड्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी वो बैठते हैं। तो हमें ये लग सकता है एक बाहरी व्यक्ति के तौर पे कि यार 500 का फॉर्म है तो क्यों नहीं दे सकते, लेकिन आप जब उसे इस नज़रिए से देखेंगे कि ये 500 होते होते अगर वो 4 एग्ज़ाम्स, और 4 में बहुत कम आपको बता रहा हूँ, वो जो है 2000 पे चला जाएगा, और सिर्फ फॉर्म का कॉस्ट नहीं होता है, उसके बाद फिर उसके प्रिपरेशन के लिए उनको किताबें ख़रीदनी होती हैं, उसके बाद वो कम्यूट करेंगे, कहीं कोचिंग ले रहे होंगे तो उसका जो है उसका खर्च भी वहन करना होता है उन्हें, कहीं वो बाहर में रह रहे होंगे, हर एक चीज़ एक्यूमुलेट होते होते आर्थिक प्रभाव अपना जो है बच्चों पे छोड़ती है, और ख़ास करके उन तबकों पे जहाँ के बच्चे गरीब हैं, जो बहुत ही पिछड़ी जनसंख्या वाले इलाकों से आते हैं, जिनके लिए अपने गांव से शहर तक जाने में भी एक जद्दोजहद होती है कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। इन बच्चों ने जब कल मैंने मुझे कुछ समय से जब भी कोई वीडियो में डालता हूँ तो लोग कहने लगते हैं आप इस पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप उस पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपने एसएससी पे बात नहीं की, रेलवे पे बात नहीं की। तो फिर मैंने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, जैसे कि अभी नीट और जेई वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि आप पॉलिटिकल और सोशल मुद्दों में इतना घुसे हुए होते हैं कि आपको ये मुद्दे जो है कहीं शायद छूट जाते हैं, या इन मुद्दों पे आप उतना प्रोमिनेंटली जो है विचार नहीं कर पाते जितना आपको शायद करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं रेलवे की ही बात करूं, जो सूत्रों के हवाले से मेरे पास जो नंबर्स आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने भी नंबर्स भेजे हैं, तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2.45 करोड़ प्रत्याशियों ने 1.35 लाख सीट्स के लिए जो है फॉर्म्स भरे हैं। आप सोचिए 1,35,000 जगहें हैं, उसके लिए 2,45,00,000 बच्चों ने एग्ज़ाम्स देने के लिए, परीक्षा देने के लिए फॉर्म्स भरे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तब आपको रियलिटीज़ का अंदाज़ा होता है कि 2.45 करोड़ मतलब अगर आप ये बच्चे अगर 18 साल के, अगर मैं पॉलिटिकली इसको देखूं, 2.45 करोड़ आप प्रतिशत निकालिएगा कि एक सरकार जो है कितने मतदानों से सत्ता पा जाती है, तो लगभग 30 करोड़ के लगभग आते हैं। आप सोचिए 30 करोड़ और इधर 2.5 करोड़ के लगभग लोग, ये साइजेबल नंबर है, और इसको कोई डिस्पेंसेशन, कोई पार्टी जो है वो इसको ऐसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए उनको। और दूसरी बात है कि आप खुद ही एडवर्टाइज कर रहे हैं इन पोस्ट्स के बारे में, तो फिर एग्ज़ाम लेने में आपको क्यों देर हो रही है।
इस साल तो आप कह देंगे कि ठीक है कोविड है, जो कि मैंने जब बात की तो उन्होंने एक कारण दिया कि कोविड के कारण, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब एक बात आती है कि सबसे पहले हम समझिए कि भारत में एग्ज़ाम्स का सिस्टम क्या है। भारत में सरकारी परीक्षाओं का सिस्टम टट्टी है, बेकार है, बर्बाद है। इसमें कोई डिफेंस नहीं कर सकता, कोई डिफेंस हो ही नहीं सकता इस बात में, क्योंकि और इसमें सिर्फ सरकार का दोष नहीं होता है। सरकार का दोष इसलिए नहीं होता है कि आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि एसएससी के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसमें कॉल लेटर नहीं आने में, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आने में बहुत बड़ा हाथ इन बात का होता है कि इन्हीं परीक्षार्थियों का एक समूह स्टे लगवा देता है उसके रिजल्ट के प्रकाशित होने पे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है फलाने जगह पे चोरी हुई है, और सही में एक्चुअली में कहीं कहीं चोरी की घटनाएं आती हैं। आपको दिखने लगेगा कि एक ही रीजन के, एक ही क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एसएससी में चुने जा रहे हैं। वो कैसे होता है उसकी तह में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि पैसे दे के लोग, मतलब सरकार जब ऑनलाइन सिस्टम करती है तो पता चलता है कि जिन लोगों को, ये जो वेंडर हैं एग्ज़ाम्स करवाने वाले, उन्होंने शायद रिमोट एक्सेस दिया हुआ है कि आगे में स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है और वहाँ वो कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से भी होता है और उसके कारण भी एग्ज़ाम्स डिले होते हैं। ये तो एक कारण है, लेकिन मोस्टली कारण यही रहता है कि शायद सरकारें उदासीन हैं इन सब चीज़ों को लेके। और एक सरकार की बात नहीं है ये, एसएससी वाला मुद्दा या रिक्रूटमेंट बोर्ड वाला मुद्दा, और जो राज्य सरकारें कर रही है और हर सरकार कर रही है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज़। तो कुल मिलाकर भारत में परीक्षाओं की व्यवस्था जो है, इसमें एकदम आमूलचूल परिवर्तन जिसको कहा जाता है, एकदम शुरू से कंप्लीट ओवरहॉल करने की आवश्यकता है। जब तक ऑफलाइन हो रहा था सरकारी बोर्ड एग्ज़ाम्स का, आप देख लीजिए कि क्या होता है। एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पे जो है टेक्नोलॉजी के कारण रिटर्न जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनका प्रश्न पत्र जो है घूम रहा होता है। उसी तरह जब ऑनलाइन एग्ज़ाम करने की बात होती है उसमें भी सेट्स बनाए जाते हैं, 12 सेट, 20 सेट जो है उसका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं होती हैं। उस पर कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं हमको जो है टफ़ क्वेश्चन आ गया, हमको ये आ गया। ये सारी बातें अगर आप देखें उसके बाद आप कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट जाने का मतलब है कि रिजल्ट पे स्टे लग जाएगा, तो इसमें फिर सरकार के हाथ से वो चला जाता है। और ये बावजूद इसके मैं सरकार को, मतलब सरकार को यहाँ पे डिफेंड नहीं किया जा सकता है। सरकार से हमेशा एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्री एंड फेयर जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस हो, फॉर्म भरने से लेके रिज़ल्ट आने तक। ये ना हो कि एक बार यूपी में पीसीएस का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें यादव ही यादव जो है दारोगा बन रहे हैं या पीसीएस के थ्रू जो भी पोस्ट होते हैं उसमें आते हैं। इस तरह की चीज़ें भी हमने देखी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ख़ास कम्युनिटी के लोग जो होता है दे आर नॉट कैपेबल, बट उसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि एक ही तरह के लोग कैपेबल हैं, बाकी लोग इनकैपेबल कैसे हो जाते हैं। बाकी जातियाँ भी तो हैं, और जाति का जो है क्या कहते हैं बुद्धिमत्ता से कोई संबंध नहीं है। तो फिर एक ही कास्ट के लोग इतने ज़्यादा कैसे चुने जाते हैं, या एक ही हरियाणा के लोग जो है एसएससी में लगातार एक समय में बहुत ज़्यादा क्यों आ रहे थे। इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। उसके बाद कोई केस करता है, उसके बाद उस पर स्टे लग जाता है। ये सारी बातें होती हैं। प्रोसेस क्या है इन सब चीज़ों का? प्रोसेस है कि सीट्स जितनी वैकेट होती है तो उसको पब्लिसाइज़ किया जाता है, उसके बाद फॉर्म्स निकलते हैं, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन की डेट्स आती हैं, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन की जो डेट आएगी वो डिले हो जाती है, फिर वो डिले हो जाती है, उसके बाद और डिले हो जाती है। एग्ज़ाम जब डिले होगा तो उस एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम भी जो है पहला चरण का होगा, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस तरह स्टेप वाइज होता है। तो हर एक चरण जो है, पहले चरण में मान लीजिए कि डेट पे हो भी गया तो उस पर कुछ लोग केस कर देंगे वहाँ पे चोरी हुआ, तो चोरी हुआ तो पूरे देश में ही ये एसएससी जो हुआ या आरआरबी का जिसका भी एग्ज़ाम है उस पर स्टे लग गया। उसके बाद क्या होता है कि अब जब तक उस पर से स्टे नहीं हटेगा या कोर्ट जो है गो अहेड नहीं देती है तो सेकंड स्टेप नहीं होगा, फिर वो डिले होगा, फिर अगला डिले होगा। इसी कारण 2016 में जो एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा था उसको 2020 में जाके एसएससी में अभी जो है अपॉइंटमेंट लेटर आ रहा है अगस्त के महीने, सितंबर के महीने। तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा जो है हिस्सा दोष का सरकारों का ही है, और इससे सरकारें भाग नहीं सकती हैं।
अब मैंने 2 ट्वीट किए थे इस पे, और उस पे, और मैं नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा, मतलब मेरे जो है 10-20 लाख फॉलोअर हैं, मिलियन में हैं, और मैं कुछ कह दूं और इस तरह से रिस्पॉन्स है। मेरे पास जो सिर्फ 2 दिन में 9400 लाइक्स हैं उस ट्वीट पे, करीब 1600 जो है रीट्वीट हुए हैं, 500 से ज़्यादा रिप्लाइज आए हैं जब मैंने जानना चाहा कि आपकी समस्याएं क्या हैं। ये बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि ट्विटर जैसे माध्यम पे, जहाँ पे नॉर्मली पॉलिटिकल गपबाजी होती है, उस तरह की चीज़ें होती हैं, जब इस तरह का इन्वॉल्वमेंट आता है, इसमें से कुछ लोग वो होते हैं जो गालियाँ देते हैं। गालियाँ क्या देते हैं कि आप जो है इस इशू पे बोलते हैं, आप जो है सरकार की गोद में बैठे हुए, और तमाम तरह के मतलब वेरिएशंस हैं, उसमें अश्लीलता भी आ जाती है कई बार। और फिर दूसरा तबका ये होता है कि अजीत जी आपने इस मुद्दे को उठाया, वो एक उम्मीद से देखते हैं कि शायद मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा तो शायद चर्चा जनरेट होगी या सही लोगों तक ये बात पहुंचेगी। मैं ये नहीं जानता कि मेरे लिखने, बोलने या वीडियो बनाने से किस तरह का इफ़ेक्ट जो है पड़ता है, किस तरह का प्रभाव जो है सरकार को पड़ेगा। फिर भी चूँकि ये मुद्दा, अगर 2.5 करोड़ बच्चे सिर्फ आरआरबी और ये जो एनटीपीसी वाला एग्ज़ाम है, दोनों, इसमें अगर 2.5 करोड़ बच्चों की बात है, और बाकी फिर एसएससी वाला हम कर लें, जेईई नीट वाला कर लें, इन सारे एग्ज़ाम्स को अगर हम मिला लें तो ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है 4-5 करोड़ के लगभग बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो उन सब को देखते हुए इग्नोर नहीं किया जा सकता इन सब चीज़ों को। सरकार का जो है, जब मैंने बात करने की कोशिश की कि आखिर क्या है, मैंने उन्हें ये सारी बातें आप लोगों की तरफ से देने की कोशिश की। सरकार का एक टेम्पलेट रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स जो है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हम बहुत ही कमिटेड हैं कि हमने जो भी सीट्स एडवर्टाइज़ की हैं, हमने जो भी प्रकाशित की हैं कि ये सीट्स हैं और इसके एग्ज़ाम्स होंगे या होने वाले हैं या हो चुके हैं, उसको हम जो है ड्यू प्रोसेस में उसको हम फुलफ़िल करेंगे। लेकिन कोविड के कारण और सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है, तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, उस कारण से जो है देर होती जा रही है। उसके बाद आता है, उन्होंने बताया कि 64,000 ALPs जो हैं उनका जो है ऑलरेडी कॉल लेटर उनमें से 58,000 को जा चुका है, 20,000 की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, और बैचेज में वो आने वालों को भी कोविड के समय में थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है, उसके बाद वहाँ से वो बैचेज में उनको भी बुलाएंगे। उसके बाद फिर एनटीपीसी की बात करते हुए उन्होंने बताया कि 35,000 पोस्ट है एक सीट के, मतलब एक तरह के लेवल के लिए लोगों के, और उसके लिए 1,30,00,000 प्रत्याशियों ने उसमें एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे हैं और एग्ज़ाम दिए हैं। और उसके लेवल 1 में जो है 1.15 करोड़ लोगों ने जो है फॉर्म्स भरे हैं। टोटल मिला के हो जाता है 1,36,000 पोस्ट हैं, और उसके लिए 2,45,00,000 प्रत्याशी या परीक्षार्थी जो है अवेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट हो जाए या जो भी है। इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे, और उसके बाद फिर सरकार ने मुझे आंकड़े दिए हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोविड के आने से हमारा सारा प्रोसेस जो है डिले हो गया, और फिर वो नए प्रोटोकॉल्स डेवलप कर रहे हैं कि कैसे इंश्योर किया जाए कि ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स लेने हैं उन्हें, जो कि देर हो रही है, वो कैसे कोविड के दौरान भी वो सीख रहे हैं। जैसे नीट वाला हो गया, या और स्टेट्स जो है अलग, जैसे राजस्थान में ही हाल ही में उन्होंने परीक्षाएं ली थी, तो उसको देखते हुए दे आर गैदरिंग डेटा एंड दे विल टेक अ कॉल कि उसको कैसे कराना है। ये तो उनका जो है ये टेम्पलेट रिस्पॉन्स है। क्या मैं इस रिस्पॉन्स से सहमत हूँ? नहीं। ये जवाब अधूरा है, ये जवाब सीमित है, और ये जवाब सरकारी है। सरकार की जो भी मजबूरी रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जवाब अगर मैं विद्यार्थियों के नज़रिए से देखूं कि फरवरी 2019 में कोई पोस्ट पब्लिसाइज होती है और वो आज तक उस पर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, और इस पे आपने कोई डेट नहीं दिया, कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं, कुछ कमिट नहीं कर रहे हैं आप कि हाँ भाई, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो डिमांड है बड़ी सिंपल है। एक है कि साल भर में एग्ज़ाम जो है हो जाना चाहिए, और आप पूरा टाइमलाइन हमें बता दें,
क्योंकि उन्हें और भी एग्ज़ाम्स का देखना होता है। वो अपनी तैयारियों को काटते हैं, छाँटते हैं कि कब किस विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है, कब किस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पढ़ना है, उस हिसाब से उनका होता है। अगर आप टाइमलाइन नहीं देंगे, वो जो है बहुत चक्के रह जाएंगे कि एक दिन अनाउंस हो गया कि अब जो है एसएससी का ये एग्ज़ाम हो रहा है, दूसरे दिन हो गया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है अपना ये वाला लोको पायलट का एग्ज़ाम ले रहा है, फिर एनटीपीसी का चल रहा है। ये अचानक से जब आता है तो वो झटका लगता है। आपके पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए। अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो यू शुड नो कि मुझे ये डेट्स हैं, और आपके पास कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और एजेंसियों के साथ कि अगर मैं 31 जनवरी को ले रहा हूँ एग्ज़ाम, तो आप भी उसी दिन मत करवाइए, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो मल्टीपल एग्ज़ाम्स देते हैं, उनका भी आपको ख्याल। तो ये, और आज तो वो दौर है नहीं कि आपको लिखित में देना पड़ेगा कि हाँ भैया यहाँ पे है, ये फाइल चलेगी, फिर रेलवे ऑफिस में जाएगी। नहीं, सारा काम ईमेल पे हो सकता है। एक सिस्टम मैकेनिज़्म बनना चाहिए जहाँ सरकारों को पता होना चाहिए, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सामंजस्य होना चाहिए कि when they are going to take this exam and when another exam will take place, if it is clashing, अगर एक ही जगह हो रहा है, एग्ज़ाम सेंटर्स की दिक्कत है, ये सारी चीज़ें, ये सारा हेडेक जो है सरकारों का है। और अगर आप टाइमलाइन दे देंगे उस हिसाब से, हर साल अगर हर एजेंसी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है तो फिर उनके पास होना चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये विद्यार्थियों का नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि 500 रुपया आप दे दीजिए, 400 हम लौटा देंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस इसलिए किया जा रहा है कि बहुत लोग जो है फॉर्म भर देते हैं, वो आते नहीं हैं, और रेलवेज को जो है उसमें ज़्यादा, मतलब कोई भी एजेंसी है उसके लिए पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है, और पता चलता है कि 33% स्टूडेंट्स जो है, जो प्रत्याशी वो पहुँचे ही नहीं। तो उसके लिए उनको एक्स्ट्रा जो है एफर्ट्स डालना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग होता है, उसका मूवमेंट होता है, लॉजिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती है। इसलिए शायद उन्होंने ये कर दिया हो। ये सवाल मैंने पूछा तो इसका जवाब अभी तक नहीं आया है, और आगे हो सकता है आएगा जवाब, तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरा जो इसमें थिंकिंग, मुझे जो लगता है तर्क यही हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ भर देते हैं फॉर्म, क्योंकि 100 रुपये का ही फॉर्म है। तो उससे क्या होता है कि सरकार का अपना, मतलब उसमें पैसे जो है वेस्ट होते हैं उन एजेंसीज़ के। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि आप 500 दो, 400 हम, अगर आप अपीयर होते हैं तो आपको जो है बैंक अकाउंट में हम डलवा देंगे। अब उन्होंने डलवाया, नहीं डलवाया, क्यों नहीं डाला, या एग्ज़ाम ही अभी तक नहीं लिया, ये सारा चीज़। और बच्चे तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि हमारे पैसे का इंटरेस्ट खाए जा रहे हैं, और शायद है, अगर आपने पैसे लेके एग्ज़ाम नहीं लिए और तुरंत उसको रिटर्न नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि अगर 2.45 करोड़, या मान लीजिए मोटा मोटी 1 करोड़ आदमी जो है एग्ज़ाम दे रहा है, और आपने 500 रुपये सबसे लिए हैं, तो वो तो 500 करोड़ हो जाएगा आपके पास। और उस पर तो सही में, वाकई में उस पर रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही, उस पर इंटरेस्ट तो आएगा ही। तो ये सब बच्चे इसलिए सोचते हैं क्योंकि आप जितना डिले करने लगते हैं कि आपकी मंशा पे संदेह होने लगता है कि क्या डिपार्टमेंट्स ने बच्चों के और उनके माँ बापों के हार्ड अर्न मनी को अपने लिए इंटरेस्ट का एक साधन मान लिया है क्या। ये मैं नहीं जानता हूँ। इस पे सरकार का जो रिस्पांस आएगा, मैं अभी तक इंतज़ार में हूँ, लेकिन जितना लिमिटेड जानकारी मेरे पास आई है मैं वही आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइमलाइन एक दे दीजिए, ये भी बच्चों का है। अब ये जो आधा अधूरा जवाब आया, और मैं ये नहीं, आप होप मत, आशा मत लूज कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम के डेट्स की घोषणा हो। क्यों होगी? क्योंकि सरकार शायद आपके इन बातों को, आपके जो इस तरह का मुहिम चला हुआ है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, हर जगह लिखा जा रहा है इसके बारे में, अखबारों में छप रहा है, लोग कविताएं लिख रहे हैं, सबको देखते हुए सरकार ने शायद ये रिकॉग्नाइज किया कि उनके ऊपर अब प्रेशर आया है, एंड दे आर रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट दैट पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। सरकार सिर्फ, लेकिन वही बात है कि फिर सिर्फ समझने से नहीं होगा जब तक कुछ कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे। और ठीक है कि अभी आप कह रहे हैं कि कोविड हो गया और हमें जो डिवाइस करना पड़ रहा है प्रोटोकॉल, हम वहाँ तक भी मानते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये मत बोलो कि घोषणा होने वाली है, कर देंगे, या सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही। नहीं, जितना प्रॉम्प्ट आप अपने नए स्टेशंस का जो विस्तार हो रहा है, नए स्टेशन बन रहे हैं, निविदाएं जो मंगाई जा रहे हैं, उसका जितने प्रॉम्प्टली आप ट्विटर पे लिखते हैं,
उसी तरह प्रॉम्प्टली आपको ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे या समाचार पत्रों में खबरें डालनी चाहिए कि, क्योंकि बच्चों को लगता है कि उनके बारे में सरकार को पता ही नहीं है, सरकार भूल गई है उन्हें। जब एक बोर्ड है, उसका नाम ही है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसका सिंगल काम है रिक्रूटमेंट करना, तो फिर वाई आर दे फेलिंग एट देयर जॉब? एक छोटे से जॉब में वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सवाल ये आता है। अब मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊं उससे पहले कुछ और बिंदु जो है जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। एक है मसला, मतलब क्यों डिले होता है, उसमें अगर आप दूसरे पक्ष को भी अगर सुनना चाहें आप, इससे आप जो है असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। एक मैंने बताया कि एसएससी में किस तरह से चोरी होती है और हर टियर के एग्ज़ाम के बाद जो है कोई ना कोई केस कर देता है, उसका उस पर रोक लग जाती है, फिर डिले डिले डिले। तो वहाँ पे आप सरकार की मंशा पे जो है शायद सवाल उस मुद्दे पे, जब कोर्ट में कोई केस चला जाता है तब आप नहीं उठा सकते। दूसरी चीज़ है पॉपुलेशन की। जब भी संसाधन सीमित होंगे, जनसंख्या बढ़ती जाएगी और सीट्स जो है, सीट्स या तो उतने ही रहेंगे या कमेंगे, तो पॉपुलेशन जो है इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है इन सब चीज़ों में। हमें उसको भी, मतलब जब हम इन बातों पे डिस्कशन करें तो जो है उसको भी डिस्कार्ड ना करें। लेकिन पॉपुलेशन तो एक वृहद समस्या है, हर समस्या की जड़ में है। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं हो सकता है कि भाई आपने पब्लिसाइज किया खुद ही कि हम एग्ज़ाम लेंगे, इतने सीट्स हैं, और 1 साल हो जाता है आप उस पर कुछ नहीं करते हैं। तो पॉपुलेशन जो है ठीक है, इस डिबेट का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए पॉपुलेशन जो नहीं आएगा। आपने कमिट किया, पॉपुलेशन वाला फैक्टर तब आएगा जब कहेंगे कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, तब हम कहेंगे कि हाँ चूँकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सीमित सीट्स हैं, और तब बेरोज़गारी जो है उसमें जाहिर सी बात है कि बेरोज़गारी बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद एक आ जाती है एफिशिएंसी की बात, कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है ऑलरेडी ओवरस्टाफ्ड होता है। ये कैसे है? मेरे कई मित्र हैं सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, वो बताते हैं कि अभी तक जो है, मतलब एक व्यक्ति, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, और उसका ये निजी अनुभव है, वो शेयर करता है। वो बोलता है कि वो दिन भर में 5-7 फाइल जो है वो करके खिसका देता है, और बाकी लोगों का पूरे वीक में वो 5 दिन में 2 फाइल करते हैं, और फिर भी कोई कुछ सवाल नहीं उठाता। परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, और सरकारों ने ओवर स्टाफिंग कर ली थी। उसके बाद क्या हुआ कि आप जब ये बात कहते हैं कि नौकरियां नहीं आ रही हैं, लोग जो है यहाँ पे हैं ही नहीं, इतने आईएएस के सीट होते थे अब कम होते जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें। अब आप सोचिए कि एक सरकार का कोई डिपार्टमेंट है, उसमें 100 लोग थे, उसमें से लोग रिटायर होते चले गए। पिछले 10 साल में मान लीजिए 20 लोग रिटायर हो गए और एक भी वैकेंसी नहीं आई। सरकार उसके बाद देख रही है कि ये डिपार्टमेंट फिर भी उसी एफिशिएंसी से काम करता ही जा रहा है। तब सरकार इस बात को रिकॉग्नाइज करती है, या कोई भी डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज करेगा कि वो जो सैलरी दे रही है, उन 20 लोगों के जाने के बाद भी काम जब हो ही रहा है तो वो क्यों रिक्रूटमेंट करे। और ये एक फेयर क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सरकार नहीं चाहती है कि उसके डिपार्टमेंट में कुछ काम ही ना हो। डिपार्टमेंट में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार तुरंत या तो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करेगी या फिर वो एडवर्टाइज करेगी और लोगों को लेगी। लेकिन अगर सरकार नहीं कर रही है ऐसा, इसका मतलब है कि सरकार का काम चल रहा है बिना उन एक्स्ट्रा जो 20 हैंड्स थे जो रिटायर कर गए, उसके बावजूद चल रहा है। इससे भी आप जो है इनकार नहीं कर सकते। और ये जो है, जो सरकारी सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, उनसे मतलब आप खुद बात करेंगे तो शायद पता चल जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी बात ये भी है कि बेरोज़गारी वाला जो तर्क आता है, या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां कम क्यों हो रही हैं, उसका एक कारण ये भी है कि नई तकनीक के आने से पहले जो काम, मतलब एक सिंपल सी बात कहता हूँ, एक फाइल ढो के कहीं ले जाने वाला व्यक्ति होगा, अगर वही काम अब मेल से हो रहा है तो वो व्यक्ति हट जाएगा। टाइपिस्ट हुआ करता होगा, अब जो है टाइपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। पहले एक आदमी हाथ से लिख रहा है, उसको फिर टाइप किया जा रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी हाथ से लिखता था वो डायरेक्ट कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है। ये मैं बहुत सिंपल चीज़ें कर रहा हूँ। पहले जो काम जो है हाथ से हुआ करता था, मशीनें कर रही।
तो अब आप कहेंगे कि फिर ये जॉब्स तो फिर घटती जाएंगी। नहीं, नए तरह के जॉब्स आते हैं। जैसे कंप्यूटर अगर लोगों को रिप्लेस कर रही है तो कंप्यूटर में ही एआई और मशीन लर्निंग का अलग पाठ्यक्रम आ जाता है, उसके लिए अलग लोग होते हैं, उसके लिए अलग तरह के जॉब्स होते हैं और वहाँ जॉब क्रिएट हो रहा है। अगर एक मशीन किसी का जॉब खा रही है तो वो मशीन भी तो कहीं से बन के आ रही है, उस मशीन को बनाने के लिए भी तो एक नया जॉब क्रिएट हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 इधर से जाते हैं और 100 उधर कंज्यूम हो जाते हैं, नहीं, लेकिन ये भी नहीं है कि 100 इधर से जाते हैं और 10 ही उधर कंज्यूम हो रहे हैं। आपको इस एस्पेक्ट को भी देखना होता है। अब वापस आते हैं कि सरकार ने जो कहा उससे कितनी सहमति जताई जा सकती है। सरकार ने सीमित जानकारी दी है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार से हम आगे जो है ऑप इंडिया इस पर प्रश्न करना छोड़ देगा, नहीं। मैंने उन्हें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भेजे हैं कि आप मुझे टाइमलाइन दीजिए, मुझे ये बताइए आप कि फरवरी 2019 में एडवर्टाइज होती है जॉब, उस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ है। आपने कह दिया कि कोविड चल रहा है, कोविड तो 2020 का फेनोमेनन है, वो तो मार्च से इंडिया में चालू हुआ है, मिड फरवरी या मिड मार्च से, ऐसे करके अगर सीरियसली देखा जाए तो मिड मार्च से शुरू हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कोविड के नाम पे तो गेम कर नहीं सकते। आपका टाइमलाइन क्या है? अगर आप अभी भी सीरियस हो रहे हैं, अभी भी आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ बच्चों को समस्या हो रही, तो अभी आपका टाइमलाइन क्या है? आर यू गोइंग टू कमिट टू ए टाइमलाइन? क्या आप एडवर्टाइज करने वाले हैं? ये सारी चीज़ें जो है हम सरकार से लगातार पूछते जा रहे हैं। ऑप इंडिया जो है इस समस्या को समझता है, मैं समझता हूँ और मैं लगा हुआ हूँ जब से मुझे पता चला, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसको देखते हुए ही दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम और इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। भले ही नीट का एग्ज़ाम के लिए एक लॉबी जो है खड़ी हो जाती है कि नहीं एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए और दूसरा कहता है कि नहीं होना चाहिए। तमाम बातों के बावजूद मेरा मानना है कि इस पे मैं सरकार से स्पष्ट जवाब जो है पाकर रहूँगा और कुछ ही दिनों में मैं पाऊँगा। अब इसमें एक बात और है कि मैंने बहुत ज़्यादा आंकड़ों की बात इसमें नहीं की है कि एसएससी में इतने हैं, बैंक पीओ में इतने हैं। वो बात मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ये सर्वव्याप्त है और ये जो एग्ज़ाम सिस्टम है, जो तंत्र है देश का, उसके रक्त मज्जा तक में ये घुला हुआ है। ये बेकारी और ये नकारापन, एक तरह से निकृष्टता जिसको कहते हैं कि एडवर्टाइज कर दिया उसके बाद सो गए। तो इस कारण जब मैं आरआरबी के बारे में बात कर रहा हूँ या एनटीपीसी के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये सब पे अप्लाई होता है कि इस तरह की समस्या से हर तरह का स्टूडेंट जो है जूझ रहा है। इसलिए इस पर स्पेसिफिक किसी एक सेक्टर की बात जो है वो नहीं कर रहा हूँ मैं। अब ये बात है कि क्या मैं खाना पूर्ति कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला और मुझे गालियाँ पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि नहीं मैं हीरो बन जाता हूँ। और नहीं, मुझे हीरो बनने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं आपको ये वीडियो बना के कोई एश्योरेंस दे रहा हूँ कि नहीं मेरे कहने से जो है जॉब लग जाए किसी की। नहीं, मैं उतना कन्फ्यूजन में नहीं रहता हूँ। मतलब हाथी पालो, घोड़ा पालो, कुत्ता पालो, कन्फ्यूजन नहीं पालना चाहिए आदमी को। मैं सिर्फ आपकी वॉइस को थोड़ा सा लाउड करके मैं आगे बढ़ाता हूँ। उससे मैं कितना इम्पैक्ट क्रिएट करूँगा वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं, और क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप इंडिया जो है एक छोटी संस्था है और मैं उस छोटी संस्था का एक छोटा सा पत्रकार हूँ। इसलिए मुझे इस तरह के भ्रम में जीना या आपको जो है गलत फॉल्स होप्स देना कि नहीं मैं आवाज़ उठाऊंगा और सरकार कैसे नहीं मानेगी, नहीं, मैं उन पत्रकारों में नहीं हूँ जो या उस संस्था का मैं प्रतिनिधित्व नहीं करता जो एक फ़ोन करके जो है कैबिनेट मिनिस्टर बदलवा देते हैं। तो मुझे इस तरह के कन्फ्यूजन्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं गवर्नमेंट में किसी को जानता हूँ या गवर्नमेंट में कुछ अधिकारी हैं जिससे मेरी बातचीत होती है या मेरी संस्था जो है उनसे सवाल पूछ सकती है और मुझे पता है कि वहाँ तक बात पहुँचेगी, तो न सिर्फ इन वीडियोज़ के माध्यम से बल्कि अपने निजी स्तर पे भी मैं उनसे इन सवालों का जवाब जो है मांगता रहूँगा। हो सकता है इस पर कुछ ना हो, लेकिन आप आशा मत हारिए, आप मेरी तरफ से आशा मत हारिए कि मैंने एक वीडियो बना दी और खाना पूर्ति हो गई। नहीं, मैं इस पे सरकार से जो सीमित जानकारी आई है, इसलिए मैं सरकार को भी टोटली अभी मतलब उस तरह से आप चाह रहे होंगे कि मैं चिल्लाने लगूं और बोलने, उससे होता कुछ नहीं है। चिल्लाने से थिएट्रिक्स ज़्यादा होता है, लोग हो सकता है बोलेंगे हाँ अजीत भारती ने कड़े सवाल पूछ दिए। नहीं, कड़े सवाल बहुत ही धीमे शब्दों में भी पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ कि मैं लगा हुआ हूँ
हिम्मत मत हारिए, मेहनती होते हैं छात्र। 2.45 करोड़ छात्र जो है, लगभग 2.5 करोड़ छात्र 1.5 लाख से भी कम पोस्ट के लिए अगर वो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को, उनकी जिजीविषा को, उसको मैं नमन करता हूँ। नमन इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है कंपटीशन कितना हार्ड होता है। एक छोटे से पोस्ट के लिए, एक चपरासी के पोस्ट के लिए या एक ड्राइवर के पोस्ट के लिए जब आप लगा देते हैं कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, शायद वो अपने जॉब के दौरान कभी उस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स को यूज नहीं करेगा, उसमें फिर पीएचडी लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि कंपटीशन का स्तर क्या है। मैं उस बात को रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, ऑप इंडिया रिकॉग्नाइज़ करती है, और मैं ये होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि मैंने जो सवाल पूछे हैं सरकार से, उसका कुछ मेरे तक जवाब आए और मैं फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा, या अगर वीडियो लाइक जवाब ना हो तो मैं आपको ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया पे ज़रूर बताऊँगा। जुड़े रहिए। आप सबों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।